नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है को रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े हुए सभी लेन देन को पंजीकृत कराना बेहद जरूरी होता है। साथ ही गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी और 12 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए लीज पर ली गई संपत्ति को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं और साथ ही उचित फीस भी देनी पड़ती है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अगर हमारे दर्शकों का भी कोई सवाल है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपको बता देते हैं, 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, हमारे, हम सभी के लिए। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ये विषय जरूर होता है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। अपने लिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज बहुत विस्तार से नवीन जी आपको बताने वाले हैं। नवीन पांडे जी बताएंगे। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको दिखाते रहेंगे। नवीन जी, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझना चाहेंगे, संपत्ति पंजीकरण यानी कि संपत्ति रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई जाती है, क्या वजह इसके पीछे होती है? देखिए, जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला कि जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, चाहे वो अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो या कोई भी वस्तु हो, तो सबसे पहला चीज तो होता है कि हम जब पैसों का भुगतान करते हैं उसके बाद वो चीज हमें दे दी जाती है, यानी कि हम उस पर काबिज हो जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है उस संपत्ति का या उस वस्तु का मालिकाना हक। देखिए, केवल कब्जा मिल जाने से मालिकाना हक साबित नहीं होता है जी, उसके लिए कोई दस्तावेज का होना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। अब यदि कोई हम वस्तु खरीदते हैं किसी दुकान से, जैसे कोई मोबाइल फोन हमने खरीदा, तो एक तो वो मोबाइल फोन दुकानदार हमारे हाथ में देता है। जब मोबाइल फोन हमारे हाथ में आ जाता है उसको हम लेकर के अपने घर जा सकते हैं, यानी कि हम उस पर काबिज हो गए। लेकिन जब वही दुकानदार उसकी रसीद बना करके हमें देता है, वो रसीद ये साबित करने में मदद करता है कि उसका मालिकाना हक हमें मिल गया है और हमने वो मोबाइल फोन खरीदा है। ठीक इसी प्रकार यदि हम अचल संपत्ति की बात करें, अचल संपत्ति के ऊपर हम काबिज हो सकते हैं, लेकिन कब्जे को भी हम कैसे साबित करेंगे? कोई जमीन है तो उस पर लगातार हम नहीं रह सकते जी। हमने खरीदा पर लगातार हम रह नहीं सकते या उसको लॉकर में बंद करके नहीं रह सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा दस्तावेज तो हमें चाहिए होगा जिससे हम साबित कर सके कि उसका मालिकाना हक हमारे पास है। तो अचल संपत्ति के मामले में एक तो आपका सेल डीड बनता है और उस सेल डीड को जब तक रजिस्टर न कराया जाए तहसील में जाकर के सब रजिस्ट्रार के सामने, तब तक मालिकाना हक जो है वो साबित नहीं होता या कोई ऐसा दस्तावेज हमारे पास नहीं बन पाता है जिससे हम साबित कर सके कि हमने वो अचल संपत्ति खरीदी है और हम उसके मालिक हैं। तो स्वामित्व को साबित करने के लिए अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हमेशा ही अनिवार्य होता है। जी, बिल्कुल। तो स्वामित्व हासिल करने के लिए संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है।
लिहाजा संपत्ति का पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए। नवीन जी, क्या संपत्ति पंजीकरण अनिवार्य है? ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी बताइए कि क्या है स्टैंप ड्यूटी? स्टैंप ड्यूटी क्या होती है? देखिए, स्टैंप ड्यूटी एक प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स है जो कि डायरेक्टली हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये स्टैंप ड्यूटी हर राज्य में इसकी जो दरें हैं वो अलग अलग होती हैं। कहीं 4% दिया जाता है, कहीं 10% दिया जाता है। ये जो संपत्ति का मूल्य है ना, जब आप उसको उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं सेल डीड को, तो जितने पैसे आपने भुगतान किए हैं उस संपत्ति को खरीदने के लिए, उस मूल्य के या कई बार ऐसा भी होता है कि ये मूल्य जो होता है वो सर्कल रेट से कम या ज्यादा भी हो सकता है ना। तो जो संपत्ति का सर्कल रेट के हिसाब से जो मूल्य होता है, उस मूल्य का 4 से 10% तक अलग अलग राज्य सरकारें स्टैंप ड्यूटी फिक्स करती हैं। ये स्टैंप ड्यूटी आपको स्टैंप पेपर के रूप में इतने राशि का भुगतान करके स्टैंप पेपर आपको खरीदना होता है और वही स्टैंप पेपर प्रमाणित करता है कि आपने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी है। तो स्टैंप ड्यूटी मूल रूप से राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के ऊपर जो कर वसूल किया जाता है, हम कह सकते हैं कि स्टैंप ड्यूटी वही कर है। जी, ठीक है। बेनामा और बिक्री समझौता दोनों में फर्क क्या होता है सर, ये भी समझाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। बिक्री समझौता करके भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उन्होंने समझौता कर लिया और उस समझौते के तहत उन्होंने यदि भुगतान कर दिया तो संपत्ति उनकी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं। जो बेनामा और बिक्री समझौता होता है, बिक्री समझौता को हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं और बेनामा सेल डीड होता है। इनमें जो फर्क है, सबसे पहला कि सेल डीड प्रॉपर्टी के स्वामित्व का वास्तविक हस्तांतरण होता है जब आप बेनामा करते हैं, लेकिन जब बिक्री के लिए समझौता करते हैं तो आप सिर्फ एक समझौता करते हैं कि भविष्य में कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर आप स्वामित्व को हस्तांतरित करेंगे। बिक्री समझौता अपने आप में स्वामित्व हस्तांतरित नहीं करता। इसमें एक और फर्क है कि सेल डीड में दोनों ही पार्टियां, क्रेता और विक्रेता, इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, जैसे कि उनका नाम, उनके पिता का नाम, उम्र, पता, इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को चिन्हित किया जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वो सारे डिटेल्स होते हैं। जबकि बिक्री समझौते के अंदर जो बेनामा किया जाएगा उससे संबंधित सारी नियम और शर्तें लिखी होती हैं। उनमें यह लिखा होता है कि उन नियम और शर्तों का पालन होने पर ही बेनामा आगे किया जाएगा और संपत्ति का हस्तांतरण होगा। एक और फर्क है कि सेल डीड के जरिए, यानी कि जो बेनामा है उसके जरिए सारे अधिकार और हित नए मालिक के पास चले जाते हैं, लेकिन बिक्री समझौते के तहत कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं जाता। वो बस, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, कि कुछ शर्तों की संतुष्टि पर संपत्ति खरीदने का अधिकार देता है। जी। और आगे फर्क है इसमें कि खरीदार को सेल डीड को निष्पादित करने के लिए स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। वही जो बिक्री के लिए समझौता होता है उसमें उसको गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर बनाया जाता है और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क या जो स्टैंप ड्यूटी होती है रजिस्ट्री वाली, वो नहीं देना होता। तो ये कुछ ऐसे फर्क हैं जो कि बेनामे में और बिक्री समझौते में होती है। जी, ठीक है। सर ये भी बताइए कि अगर बेनामा नाकाम हो जाए तो आखिर क्या होता है इसका रिजल्ट? देखिए, यदि जैसे कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में कहा गया है
कि यदि किसी अचल संपत्ति जिसकी कीमत ₹1 से ज्यादा है ना, उसमें यदि हितों का ट्रांसफर होना है तो उसका पंजीकरण जरूरी हो। अगर किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति को सही बैनामे के बजाय बिक्री समझौते के तहत खरीदी हो, तो उस संपत्ति में उस व्यक्ति का कोई अधिकार या कोई हित नहीं होता। वही साथ में यदि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A देखें, तो यहां पर एक अपवाद हमें देखने को मिलता है कि यदि खरीदार ने प्रॉपर्टी का पोजेशन पा लिया है जी। और वह ट्रांसफर का विषय है, तो ऐसे में समझौते के तहत विक्रेता खरीदार जो विक्रेता है वो खरीदार के द्वारा खरीदार को दिए गए पोजीशन में दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि बैनामा फेल हो जाता है तो जो क्रेता है जिसने संपत्ति खरीदी है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि कब्जा तो उसका रहेगा संपत्ति के ऊपर, लेकिन वो अपने मालिकाना हक को साबित नहीं कर पाएगा, है ना। तो बैनामा फेल हो जाने से जो सबसे बड़ा असर होता है वो होता है मालिकाना हक के ऊपर, अधिकारों के ऊपर। संपत्ति से संबंधित जो अधिकार, जो हक, जो उसमें समाहित जो भी हित हैं वो खरीदार तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए बैनामा जो है वो सफल होना बहुत जरूरी होता है। नाकाम हो जाए तो आपके सारे अधिकार जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं। जी, ठीक है। सर ये भी बताइए कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो काफी दिक्कतें होती है, कभी कोई दस्तावेज नहीं है तो कभी कोई। तो ऐसे में वो तमाम दस्तावेजों का एक बार जिक्र कर दीजिए जिनकी जरूरत रजिस्ट्रेशन कराने में होती है। जरूर, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने जी। और यदि जो लिस्ट में बता रहा हूँ इस पर हर व्यक्ति ध्यान दे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दिन परेशानी से उनका बचाव हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले दोनों ही पार्टियों के पास में अपने पहचान पत्र का प्रमाण होना जरूरी है। कोई भी आईडी प्रूफ वो ओरिजिनल लेकर के जाए। आजकल आधार कार्ड भी जो है मांगा जाता है, तो आधार कार्ड के अलावा यदि व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो पैन कार्ड या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र साथ में लेकर के जाए, है ना। यदि संपत्ति के पंजीकरण के समय उपस्थित दोनों पक्ष संपत्ति के वास्तविक विक्रेता और क्रेता होने की जगह उनके प्रतिनिधि है ना। जैसे कई बार होता है कि क्रेता या विक्रेता दोनों असमर्थ हैं रजिस्ट्री ऑफिस तक जाने में, तो वो स्वयं न जाकर के अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके तहत आपने उनको ये अधिकार दिया हुआ है, तो प्रतिनिधियों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी होना जरूरी होता है। अगर किसी समझौते या किसी प्रकार की संपत्ति के पंजीकरण में किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है तो उसके पास में क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी तो है ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह लेटर ऑफ अटॉर्नी यह भी दिया जा सकता है ताकि वह व्यक्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सके। यदि पहले से कोई एग्रीमेंट टू सेल बना हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में, हाँ। तो उसको भी लेकर के जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर संपत्ति के विवरण मौजूद होते हैं। साथ ही जो विक्रेता है उसने जो रजिस्ट्री जब उसने कराई थी अपने नाम, तो उस वक्त जो सेल डीड बना हुआ था वो भी लेकर के जाना चाहिए। और स्टैंप ड्यूटी, जाहिर सी बात है, जब तक स्टैंप ड्यूटी आप नहीं पे करेंगे, स्टैंप पेपर आपके पास नहीं होंगे तो सेल डीड बनाने में दिक्कत आएगी। तो अगर इसको संक्षेप में कहा जाए तो पहचान प्रमाण पत्र,
यदि आप किसी और के प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी या लेटर ऑफ अटॉर्नी, पुराना सेल डीड, स्टैम्प पेपर्स, ये सारी चीजें लेकर के जाना आवश्यक होता है। पैन कार्ड लेकर के जाना आवश्यक होता है। जी, देख रहे हैं नवीन पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दस्तावेज क्या क्या चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कराने अपनी प्रॉपर्टी का जाते हैं, ये तो ब्रेक पे जाने से पहले नवीन पांडे जी ने बता दिया। लेकिन सर अब ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? जी, देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल जो है 8 स्टेजेस है ना। इस प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेज जो होता है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र के सर्कल रेट्स को पता करे कि जहां पर वो संपत्ति ले रहा है वहां पर क्या सर्कल रेट चल रहा है, और उसके आधार पर अपनी संपत्ति के मूल्य का आंकलन करना चाहिए। ये सबसे पहला काम। दूसरे चरण में सर्कल रेट्स के आधार पर जब आपने संपत्ति के मूल्य का आकलन कर लिया, उसके बाद वास्तविक मूल्य के साथ सर्कल रेट की तुलना आपको करनी होगी, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी का भुगतान जो आप करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो वास्तविक मूल्य है और जो सर्कल रेट है, दोनों में से कौन सा अधिक है। यदि सर्कल रेट ज्यादा है तो आपको स्टैंप ड्यूटी सर्कल रेट के ऊपर देनी होती है, और यदि मार्केट वैल्यू यानी कि जो वास्तविक मूल्य है वो सर्कल रेट से ज्यादा है तो आपकी स्टैंप ड्यूटी मार्केट वैल्यू के ऊपर जाएगी। जी। तो दूसरा स्टेज हो गया स्टैंप ड्यूटी कितना पे करना है वो तय करना। थर्ड स्टेज में आता है कि संपत्ति का पंजीकरण लिखित रूप में करने के लिए उसकी कीमत के आधार पर कैलकुलेशन करने के बाद जो भी उचित मूल्य आता है उसको गैर न्यायिक दस्तावेज या स्टैम्प पेपर जो हम कहते हैं वो आपको खरीदना होता है, जो भी मूल्य निकला। चौथे चरण में आपको या तो ये जो स्टैम्प पेपर है या तो आप फिजिकली परचेज करते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक वेबसाइट है जहां पर जाकर के आपको भुगतान करना होगा और ई स्टैम्प पेपर परचेज करना होता है। वेबसाइट है www.ssilestamp.com। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि जब आपने स्टैम्प पेपर परचेज कर लिया तो आपको सेल डीड तैयार करानी होगी। इसके लिए आपको तहसील में जाकर वहां पर लोग बैठे हुए होते हैं जो सेल डीड ड्राफ्ट करते हैं, उसको लिखते हैं, है ना। तो वो चीज आपको तैयार कराना होगा। इसके बाद सिक्स्थ स्टेज होता है जब आपने सेल डीड बनवा लिया जी, तो दोनों पक्ष क्रेता और विक्रेता रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होंगे। सेल डीड के ऊपर दोनों पक्षों के फोटोग्राफ्स लगाए जाएंगे। वहीं पर रजिस्ट्रार के समक्ष ही उनके आईडी प्रूफ जो होते हैं, पहचान पत्र, उनकी जांच की जाएगी, या अन्य कोई भी जो दस्तावेज है जो जरूरी है, जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल, भुगतान का प्रमाण, ये सारी चीजें वहां पर रजिस्ट्रार के सामने आपको दिखानी होती है। और सेल डीड जो है ओरिजिनल, उसके साथ में 2 उसके फोटो कॉपीज भी जमा करनी होती है। 7वें चरण में रजिस्ट्रार के समक्ष सेल डीड के ऊपर आपको साइन करने के बाद में रसीद प्राप्त करनी होती है जी। और रजिस्ट्रार के दफ्तर से आपको संपत्ति का बिक्रीनामा हासिल करना होता है जी। 8वां चरण है कि जब सेल डीड आपकी रजिस्टर हो जाती है और रजिस्ट्री की डिटेल रजिस्ट्रार के दफ्तर में तारीख के साथ सत्यापित कर दिया जाता है, एक्सक्यूज मी, सत्यापित कर दिया जाता है। उसके बाद आप ओरिजिनल बैननामा लेकर के वापस आ सकते हैं। तो ये 8 स्टेजेस हैं जिनको फॉलो करना होता है जी।
बहुत शुक्रिया आपका नवीन पंडित जी, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं और बहुत विस्तार से आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।